बताइएगा तो ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। जितना मुंह खुलेगा आपका उतना ज्यादा आपका याद करने का शक्ति बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहते हैं कि जब आप साथ साथ वीडियो देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक रिप्लाई नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तब तक आप लोग भी अपने एक बार मन में रिकॉल करके उसको बोलने का कोशिश कीजिए, तभी आप लोग का भी जीके बेहतर हो पाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। बताइएगा तो कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल बरूनी आया था। महमूद गजनवी के साथ जो भारत आने वाला विद्वान था वो कौन सा था? अल बरूनी था। बताइएगा तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। बताइएगा तो कार्ल मार्क्स किस देश के चिंतक थे? जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स का संबंध डायरेक्ट पूछा जाता है किस देश से है? जर्मनी से है। बताइएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा ऐसा अंग है जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है, जिसमें से एक सुरक्षा परिषद भी है जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है। आगे बताइएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पारित हुआ था वो 1829 में पारित हुआ था। 1829 में क्या हुआ? हिंदू विधवा, बिल्कुल गलत नहीं है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। आप एक बार सर्च कर लीजिए क्या हुआ। सती, अच्छा एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। एक बार, हमको लग रहा है कि हिंदू विधवा, ठीक है ना, एक बार सर्च कर लीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये इसमें 1829 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार इसमें इसको सर्च कर लीजिएगा। आगे बताइएगा तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन है। पदार्थ की बात जैसे ही आएगी तो कौन सी है? ऑक्सीजन है। वही जब बात आ जाएगा तत्व की तो कौन सी हो जाएगा? एल्युमिनियम। तत्व का बात आ जाएगा तो तत्व भी ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन भी तत्व ही है। धातु की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगी। धातु की बात आ जाएगी तो एल्युमिनियम हो जाएगी। अर्धचालक की बात आ जाएगी तो सिलिकॉन। क्या हुआ? 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। आगे बताइएगा, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे द्वितीय बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लिवर है, ठीक है ना। और आप लोग जो अभी अग्न्याशय या फिर पेनक्रियाज जो बोल रहे थे, वो जब मिश्रित में बोलेगा यानी कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज हो जाएगी। आगे आपको बताना है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित, मतलब नेत्रगोलक में कितने मांसपेशी के द्वारा संचालित होते हैं? तो 4 मांसपेशी के द्वारा, 4 मांसपेशी के द्वारा संचालित होती है। आगे बताइएगा तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। आगे बताइएगा तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में ये पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लाभ होता है या हानि होता है? हानि होता है, त्याग करता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में, अवकरण में देखिए लाभ होगा, जबकि ऑक्सीकरण में क्या होगा? हानि होगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बताइएगा तो सभी अम्लों का सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। क्योंकि जितना भी आप अम्ल का देखिएगा उसमें हाइड्रोजन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। आगे बताइएगा, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत के आजादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है ना, जेबी कृपलानी थे। आप लोग को कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में अभी एक चीज बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। 1938 से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत आजाद हुआ है तब तक के लिए बताते हैं, ठीक है ना, पूरा याद हो जाएगा। 1938 से लेकर के 1947 तक का, और बहुत आसान है, इसी के लिए इसका बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले
1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, अभी सब लोगों को अभी याद हो जाएगा। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। हरिपुरा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। इसके आगे चलते हैं। हरिपुरा के बाद 1939 का वर्ष आता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को नामित किया गया था कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है पट्टाभी सीतारमैया जी को। किनको प्रोजेक्ट किया जाता है? पट्टाभी सीतारमैया जी को। तो एक साथ दो लोग हो गए, एक तो सुभाष चंद्र बोस, एक पट्टाभी सीतारमैया जी, और दोनों लोग का प्रस्ताव हो गया। तो इसके लिए इसका निर्णय नहीं हो पाया तो कौन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे, तो सभी लोग सर्वसम्मति से बोले कि ऐसा करते हैं, हम लोग वोटिंग करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? वोटिंग करवा लेते हैं। और उस वोटिंग में क्या होता है कि पट्टाभी सीतारमैया जी हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया मेरा कैंडिडेट था और पट्टाभी सीतारमैया का हार न होकर के मेरा हार है। और यह बात सुभाष चंद्र बोस को बुरा लग गया कि इतने बड़े शीर्ष नेता हैं और यह बात बोल रहे हैं कि मेरे कारण इनको हारना पड़ रहा है, ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। और इस कारण से वो वहां से चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं करेंगे, और वो छोड़ देते हैं और वहां से वो जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 39 में। अब संकट हो जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया तो कर नहीं सकते हैं अध्यक्षता, क्योंकि वो तो हारे हुए हैं, और दूसरा करेगा कौन? तो उसी बीच में एक ऐसा नेता का जरूरत था जो कि जिनका बात सब लोग मान सके और उनको सब वैलिडेट करे। तो ऐसे नेता का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिक्वेस्ट किया जाता है और वो कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। तो बताइएगा 1938 में कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए? सुभाष चंद्र बोस। सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, कहानी पे ध्यान देना है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 39 में किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस तो चले गए, पट्टाभी सीतारमैया तो हार गए, तो बुलाया गया किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। कब? 1939 में। और ये कौन सा अधिवेशन था? ये अधिवेशन का नाम था त्रिपुरी अधिवेशन। जो त्रिपुरी कहां पड़ता है? क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही किया जा रहा है। हम जो आपको बता रहे हैं वो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है ना। त्रिपुरी अधिवेशन का जो अध्यक्षता था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही किया गया। आप अच्छे से इसको गूगल विकिपीडिया करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद का साल आता है 1940 का। 1939 के बाद कौन सा साल आता है? 40 का। अब 40 में क्या होता है कि जब कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता को लेकर के जब पिछले बार मतलब थोड़ा सा वोटिंग हो गया तो थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया, तो कोई भी ऐसे शीर्ष के नेता नहीं थे जो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता करना चाह रहे थे। तो उस समय डॉक्टर ये अबुल कलाम आजाद को, अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद से रिक्वेस्ट किया गया कि आप कांग्रेस का अध्यक्षता कीजिए, और वो कांग्रेस का अध्यक्षता किए 40 में, ठीक है ना। 41 की जब बारी आई तो 41 में भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ और उस समय भी कोई अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो 41 में भी वही किए हैं। फिर 42, 43, 44, 45 और 46, यानी कि लगातार 40 से लेकर के 46 तक कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। बात उठता है कि 40 में देखिए, 38 में कहां पे हुआ है? हरिपुरा में। 39 में कहां पे हुआ है? त्रिपुरी में। तो 40 में कहां पे हुआ है अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन हुआ है, जो रामगढ़ वर्तमान में कहां पड़ता है? झारखंड में। वर्तमान में झारखंड में और उस समय बिहार में पड़ता था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जाती है और उसी समय से कंटिन्यू लगातार वहां से लेकर के 46 तक जो अध्यक्षता की जाती है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही की जाती है। बीच में 2-3
विशेष अधिवेशन हुई है जिसकी अध्यक्षता अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन जो लगातार अधिवेशन हुई है उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही किया जाता है। फिर 47 का बात आता है, जब 47 में जेबी कृपलानी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है वार्षिक अधिवेशन का। 47 का जो अध्यक्षता होता है ये हम बता रहे हैं, आप बार बार बीच में मतलब चीजों को रिलेट हो रहा है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है ना। 46 तक अध्यक्षता कौन करते हैं? अबुल कलाम आजाद करते हैं। 47 में जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? जेबी कृपलानी जी करते हैं। और 47 में ही विशेष अधिवेशन होती है दिल्ली में। कहां पे होती है? दिल्ली में, जिसका अधिवेशन का अध्यक्षता फिर से किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही किया जाता है। अभी याद हो गया होगा हमको लगता है, बताइएगा। 38 में कांग्रेस का अध्यक्षता किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 39 में किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 40 में बताइएगा अबुल कलाम आजाद। 41, 40 से लेकर के 46 तक लगातार अबुल कलाम आजाद। 47 में जेबी कृपलानी। 47 के विशेष अधिवेशन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और याद कर लीजिए, बिहार में कांग्रेस का अभी तक टोटल कितना अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन। बिहार में कितना अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन की शुरुआत होती है बिहार में बांकीपुर में, जो कि 1912 में होती है। बांकीपुर में पहला अधिवेशन की शुरुआत होती है जो 1912 में होती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? R.N. माधुलकर जी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? R.N. माधुलकर जी के द्वारा 1912 में किया जाता है। दूसरा जो अधिवेशन होता है बिहार में वो कौन सा अधिवेशन होता है? गया अधिवेशन होता है, जो ठीक 10 साल के बाद, 12 से ठीक 10 साल के बाद कब आइएगा? 1922 में आइएगा। जो 1922 में गया अधिवेशन होती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? चित्तरंजन दास के द्वारा, C.R. दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। और तीसरा अधिवेशन अभी ही बताए, जो कहां पे होती है? 1940 में रामगढ़, बिहार के रामगढ़ में। वर्तमान में वो पड़ जाता है झारखंड में, लेकिन उस समय वो बिहार में ही था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछता है बिहार के 1912 अधिवेशन से कि डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में शामिल किया गया था और उनको बोलने के लिए खुला मंच मिला था? तो वो 1912 का बांकीपुर अधिवेशन ही है। दूसरा, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में ही A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का पिता किसको घोषित किया गया था? A.O. ह्यूम को। कब किया गया था? 1912 के अधिवेशन में, जो कहां पे हुआ था? बिहार में ही हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। 22 के बाद क्या बताए थे? 22 के बाद 40 में हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। आगे बताइएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, त्रिपुरी अधिवेशन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देखिए, सुभाष चंद्र बोस छोड़ करके चले जाते हैं, वो अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो अध्यक्षता नहीं करते हैं। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? हरिपुरा आपको गुजरात में पड़ता है, और त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बताइएगा तो पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर किस कारण से झुक जाता है? अपने स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अपने स्थिरता को बढ़ाने के लिए। यानी कि वो जब आगे झुक जाता है तो उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है और उसका अस्थायित्व जो है वो बन जाता है और वो पीछे नहीं लुढ़कता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? कृष्णा नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। आगे बताइएगा तो ऊपरी कृष्णा परियोजना। आगे बताइएगा तो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और ये सर रेडक्लिफ रेखा जो है वो कहां पे पड़ती है अभी वर्तमान में? सर्करिक रेखा जो पड़ती है वो गुजरात के कच्छ का जो रण है ना, उसी में पड़ती है, उसी के द्वारा वो बंटवारा किया गया था, ठीक है ना, जो सर्करिक रेडक्लिफ के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा तो, और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। 1947 में किया गया था। और इसी से रिलेटेड एक और रेखा आता है, मैकमोहन रेखा, जो किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच, जिसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में, 1954 में, 1914 में, 1914 में, रेडक्लिफ 47 में। आगे बताइएगा तो
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में है। मालप्रभा कहाँ है? कर्नाटक में ही है। मालप्रभा परियोजना भी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो पृथ्वी से तारे की दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किस इकाई का? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी यानी कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी से तारे की दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का ही। पारसेक किसकी मात्रक है? दूरी का ही मात्रक है। और सबसे बड़ी यूनिट दूरी का कौन सा है? पारसेक ही है। पारसेक ही है, ठीक है ना। पारसेक सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है। आगे बताइएगा तो कोलकाता नगर के वास्तुकार या फिर कोलकाता नगर को किसके द्वारा बसाया गया था? जॉब चरनॉक के द्वारा बसाया गया था। कोलकाता नगर को किसके द्वारा बसाया गया था? जॉब चरनॉक के द्वारा बसाया गया था। आगे बताइएगा तो चरनॉक के द्वारा, जॉब चरनॉक के द्वारा। आगे बताइएगा तो किस मुगल शासक के समय में मुगल सम्राट का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब के समय में मुगल सम्राट का विस्तार सबसे जो अधिक हुआ था वो किसके समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में। या फिर इसी का रिपीट क्वेश्चन एक और पूछता है, रिलेटेड क्वेश्चन, कि किस शासक के समय में हिंदू जो है सबसे ज्यादा, मतलब मुगल शासक में सबसे अच्छे पद पर थे? तो औरंगजेब के पद पर ही। और औरंगजेब का संबंध किस धर्म से था? सुन्नी धर्म से था। किस धर्म से था? सुन्नी। इस्लाम के अंदर भी शिया और सुन्नी जो धर्म आता है, जो सुन्नी धर्म से संपर्क रखते थे। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1707 में। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1707 के बाद के काल को जो है जाना जाता है उत्तर मुगल काल के रूप में। किस काल के रूप में जाना जाता है? उत्तर मुगल काल के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब का नहीं आता। आगे बताइएगा शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में होता है। इसमें भी ट्रैप है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। शरीर में के किस भाग में पित्त यानी कि जो बाइल जूस बोलते हैं ना, बाइल जूस का जो निर्माण होता है पित्त का, उसका निर्माण किस भाग में होता है? यकृत में। और उसका संग्रह कहाँ होता है? तो बाइल डक्ट में होता है, यानी कि पित्ताशय में होता है। संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर नहीं बोलते हैं, उसको पित्ताशय ही बोलते हैं, ठीक है ना। पित्ताशय को ही गॉल ब्लैडर तो उसी को बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर में इसका संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। देखिए लीवर से एक बाइल डक्ट निकलता है, एक नली निकलता है, जहां से पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। और वहीं से बाइल डक्ट के द्वारा होते हुए पित्ताशय में आकर के, बाइल डक्ट में मतलब कि गॉल ब्लैडर में आकर के वो जमा हो जाती है पित्ताशय में, ठीक है ना। और पित्त का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय कि क्षारीय? क्षारीय होता है। कितना होता है? 7.7 के आसपास होता है, 7.7 होता है। आगे बताइएगा तो कृष्ण छिद्र का यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा तो कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट छोड़ता है। आगे बताइएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा का मूल रूप जो है किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में लिखा गया था। गुजराती में लिखा गया था। और महात्मा गांधी का जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी का जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो डीजी तेंदुलकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी का जीवनी किसके द्वारा लिखा गया? डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। क्या हुआ? पूरा नाम नहीं, डीजी तेंदुलकर ही आता है, ठीक है ना, याद हो जाएगा। आगे बताइएगा तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 371 में किया गया। 371 में विशेष राज्य का प्रावधान जो किया गया किस आर्टिकल में? 371 में। जम्मू कश्मीर में कौन सा था विशेष प्रावधान? 370 था। जम्मू कश्मीर में कौन सा? 370 था। क्या करे? छोड़ दे? छोड़ देते हैं।